घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ, कुछ खास पैनलिस्ट के साथ, और उन मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। तमाम खास मेहमान मौजूद हैं आज हमारे साथ। तमाम खास मेहमानों के से रूबरू कराएं उससे पहले आपको बता देते हैं किन मुद्दों पर हम चर्चा करने आ रहे हैं। दो खास अहम मुद्दे हैं आज। पहला मुद्दा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर के और गुजरात तक तमाम जगहों पर लगातार आतंकी साजिशें हो रही हैं, क्या कुछ स्थिति भारत की है, भारत किस तरीके से तैयार है, क्या भारत को अपना रुख और सख्त करना चाहिए, पाकिस्तान कब सुधरेगा, इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। और दूसरा मुद्दा ये है, जिस तरीके से योजना आयोग का नाम बदल के अब नीति आयोग किया गया है, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दिलीप सिंह मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक कुमार जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। पहला सवाल अवधेश जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से अगर घटनाओं पर नज़र डालें, बेंगलुरु के अंदर जिस तरीके से ब्लास्ट होता है और कहा जाता है कि ये भी आतंकी हमला था, हालांकि उसमें कहा बहुत लोग इस तरीके से भी उसे देख रहे थे कि शायद जो है ये ट्रेलर था। आज भी जो घटना हुई है, जो एक दो दिन पहले जो घटना जिस तरीके से हुई, एक नाव में ब्लास्ट करके उसे उड़ा दिया गया और इंडियन कोस्टल जो है वो लगातार तैनात मुस्तैदी से वहाँ पर निगरानी कर रहा था, क्या कुछ मायने और कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं इसे? देखिए, आज की जो घटना थी उसको हम लोग वो ज़्यादा भयभीत करती है, क्योंकि 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई पर हमला हुआ था उसमें भी आतंकी जो है पोरबंदर के ही रजिस्टर्ड एक पोरबंदर बंदरगाह पर रजिस्टर्ड एक बोट से आए थे जिसका नाम कुबेर था। पहले उन्होंने उसके 5 जो क्रू मेंबर थे उसको उड़ाया, उसके बाद मुंबई में उतरे और जो उन्होंने कहर बरपाया, 154 लोग मारे गए और कितने घायल हुए वो सब हमारे सामने है। तो इसीलिए ये आशंका पैदा हो रही है कि पोरबंदर बंदरगाह से भारत के क्षेत्र में, भारत के समुद्री क्षेत्र में, उधर भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है पानी के अंदर, तो उसके अंदर अगर हमारे नॉटिकल माइल्स वाले 350 किलोमीटर के अंदर कोई ऐसा बोट पकड़ा जाता है जिसको कि कोस्टल गार्ड नेवी मिलकर के उसको घेरती है, उसको एयरक्राफ्ट से ऊपर से उसकी ऑब्जर्विंग की जा रही है, नीचे से आपका शिप उसको पीछा करता है, उसको सहयोग करने के लिए कहा जाता है, वो सब पहले भागते हैं, फिर छिपते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं और विस्फोट में उड़ जाता है। तो जाहिर है अगर उसमें विस्फोटक था तो शांति फैलाने के लिए नहीं आ रहा था। और ये हमारे खुफिया एजेंसियों को इसकी सूचना मिल गई थी कि कोई कराची बंदरगाह से चला हुआ एक कोई बोट और संदिग्ध गतिविधियों वाला जो है पहुंच रहा है। अब वहां इतने बोट होते हैं कि उसमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, सब एक ही रंग के बोट होते हैं, मछली पकड़ने वाले भी हैं और भी छोटे छोटे सामान ले आने वाले भी हैं, सभी एक ही प्रकार के होते हैं। तो उसमें कठिनाई थी। ये करीब 17 दिसंबर को ही ये पता चला था। तो ढूंढते ढूंढते ये 31 दिसंबर की रात्रि की ये सारी घटना है जिसमें ये घटना हुई है। अब चूंकि रक्षा मंत्रालय ने इसका बाजाप्ता प्रेस नोट जारी करके इसकी पुष्टि कर दी है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश हमको नहीं है। अब दूसरा, लेकिन ये जो घटना है इसको केवल एकमात्र घटना के रूप में आप नहीं देख सकते हैं। आप देखिए, बेंगलुरु में विस्फोट होता है, विस्फोट के बाद उन आतंकियों की तलाश की जा रही है जो कि पहले मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से भागे थे। वो बताया था कि वो सिमी के सदस्य थे जो कि बिजनौर आए थे। बिजनौर में एक जगह वो विस्फोटक बना रहे थे, बनाते समय वो विस्फोट हो गया था, उनका एक साथी घायल हो गया था जिसको ले करके वो अस्पताल ले जा रहे थे। वहीं लोगों ने देखा, उसके बाद वो चारों भाग गए और बिजनौर की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ नहीं पाई है, तो वो भाग गए। और वहां से भी ना जो विस्फोट वहां छोटे छोटे हुए हैं वो उसी टाइप के दिया सलाई की जो जलाने वाली क्या होती है ना, वो तिल्ली, उससे वो बना रहे थे, काफी मात्रा में मिले हैं। तो वो अभी चल ही रहा था। आपको पश्चिम बंगाल में भी एक विस्फोट की खबर आई है, घर में विस्फोट हुए जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। साथ ही साथ ये साफ है कि 150 के करीब आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ या तो करने को तैयार हैं, उसमें से कुछ कहीं ना कहीं किसी रास्ते से भारत में आए हुए हैं। उसमें 4 राज्यों पर सबसे बड़ा खतरा था, जिसमें कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और गुजरात है। इनको रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था कि मुंबई का जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसने एक ऐसी बातचीट पकड़ी है। अंसारी नाम का एक व्यक्ति पहले पकड़ा गया था, वो अक्टूबर में पकड़ा गया था। धीरे धीरे उसके जो इंटरसेप्ट, बाकी जो उसकी जो हॉट चार्ट जिसको बोलते हैं, उसमें एक आदमी का पता चला है जो बात कर रहे थे कि मुंबई का जो
अमेरिकन स्कूल है, उस पर पेशावर के तर्ज पर हमले कैसे किए जाएं। तो जाहिर है जो पेशावर में हमले की योजना थी उतना बड़ा नहीं हो, लेकिन उस प्रकार की हमले की योजना बना रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर हम परिदृश्य देखते हैं तो हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा को लेकर के एक चिंताजनक परिदृश्य है। यद्यपि कोस्ट गार्ड और सेना ने जो कुछ भी बयान दिया है अगर सच है तो एक बड़ा खतरा हमारे ऊपर से टला है, लेकिन इसको हम ये नहीं मान सकते कि अस्थायी रूप से टल गया है, क्योंकि जो समुद्री तटीय सुरक्षा की जो व्यवस्था थी खासकर 26 नवंबर 2008 के संबंध में जो बनाई गई थी, उस पर जितना काम होना चाहिए हमारे देश ने अभी तक नहीं किया है। लेकिन इस पर हम आगे चर्चा दूसरी दौर में शायद करेंगे जब आप पूछेंगे। चलिए दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ये जो घटना हुई है उसमें ये एक बड़ी दुर्घटना जो है उसे टाल दिया गया है। दूसरा पहलू इसका ये भी देखने का हो सकता है कि क्या ये सब कुछ जानबूझ करके किया गया, ये ट्रेलर था, ध्यान भटकाने की कोशिश थी कि लोग निश्चिंत हो जाएं कि एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है और फोकस कहीं और चल रहा हो। ये कई सवाल है। मुझे तो सबसे कुछ अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं, चूंकि हमारे पास कोई ठोस आधिकारिक रूप से बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं है, इसमें तो दो राय नहीं है कि इनके इरादे नेक नहीं थे। अब इसमें गोला बारूद कितना था, उसका मकसद क्या था, क्या गोला बारूद ही था या उसमें जो सा बताया गया शुरुआत में कि डीजल भर के ये ला रहे थे, उसमें डीजल था। सवाल ये भी है कि क्या अगर ये फिदायन था, हमला था, तो ये खुद को क्यों आग लगाए, ये किसी को भी टक्कर दे सकते थे, किसी को भी उड़ा सकते थे, ये भी एक सवाल है जी। तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको कि जब तक बिना जाने बिना इसको टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दो तीन बातें बहुत जरूरी है कि 6 साल 6 बरसी कि 1 महीना के बाद ये घटना घटी है। 26 से 11 लगभग 6 साल 1 महीने के बाद ये स्थिति है। कुल मिलाकर के अगर आप इसके जो स्रोत हैं उसको देखिए तो आपको पता चलता है कि इसमें ये कुछ भी हो सकता है। संभावना इसलिए बेहतर बनती है कि चूंकि ये जहां से आता है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से भारत विरोधी तमाम कारोबार, धंधा, आतंक, जितने भी भारत विरोधी एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ समुद्री रास्ते से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के सीमा में हो या जहां भी सीमा पे हो, ये काम हो रहा है जी। आप देखिए नए नव वर्ष के शुरुआत पे जिस तरह से पाकिस्तान के तरफ से फायरिंग बॉर्डर पे हो रहा है, जाहिर है कि वो वहां पे नववर्ष के लिए पटाखे या आतिशबाजी नहीं कर रहे हैं। वहां पे भारत के जवान हैं, वहां भारत के सुरक्षा बल हैं, भारत के सुरक्षा बलों पे हमला हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान में जो कुछ हमला हुआ है, मुझे तो ये भी लगता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अपने आप को आतंकवाद का विक्टिम कहीं ना कहीं से, चूंकि एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान का टेरर एज ए स्टेट पॉलिसी, टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी एक्सपोज्ड है जी। पाकिस्तान को दुनिया भर के मुल्कों से ये बहुत साफ हो गया है कि पाकिस्तान टेररिज्म को न सिर्फ फॉलो करता है बल्कि वो ओरिजिनेटिंग पॉइंट बन गया है आज दुनिया भर के लिए। और ये तमाम चीजें जो कुछ हो रहा है, अगर बॉर्डर पे फायरिंग हो रहा है तो भी उसके पीछे मकसद है कि आतंकवादियों को भारत के अंदर धकेले, और यहां से जो कुछ हो रहा है उसके अंदर में भी भारत के खिलाफ आतंक का ही उनका मकसद है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान एज ए स्टेट जो है, जो अपने आप को विक्टिमाइज्ड होने की एक मुझे लगता है ड्रामा में या उस तरह की सोच विकसित कर रहा है कि दुनिया में ये मैसेज जाए, तो मुझे लगता है भारत को न सिर्फ अपने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है बल्कि पाकिस्तान को एक्सपोज भी करना है कंस्टेंटली कि पाकिस्तान एज ए स्टेट इज स्टिल फॉलोइंग टेरर एज ए पॉलिसी, टेरर एज ए टूल, टेरर एज ए मीन्स। इस चीज को भारत को मुझे लगता है इस चीज पे जोर देना चाहिए और भारत को वहीं पे फोकस्ड रहना चाहिए। अभी जो कुछ हमारे पास खबरें हैं, जितनी चीजें हमारे पास आई है, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान भारत के चारों तरफ जहां जहां कोशिश ही नहीं, जहां जहां उसके वश में जो कुछ है, तमाम जो भी साधन उनके पास है, वो भारत विरोधी काम के लिए काम अपने चीज को उसको अंजाम देने में जुटे हुए हैं पाकिस्तानी। चलिए इस बीच जरा आलोक जी के पास जाएं, उससे पहले जरा सुनते हैं गृह मंत्री ने इस पूरे मसले को लेकर के क्या कुछ
कहा है, खासतौर से जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वॉलेशन हो रहा है और जो घुसपैठ को लेकर के तमाम बातें चल रही है, उसको लेकर गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए वो सुनते हैं। मेरी पाकिस्तान की तरफ से यह कोशिश हुई है, और लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही है घुसपैठ की, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ ने उसका जम करके जवाब भी दिया है। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर, इसमें दो बातें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बात एक दिलीप जी ने उठाई कि आखिर में अगर वो फिदाई नहीं थे तो आखिर में उन्होंने उस तरीके से रिटेलिएट क्यों नहीं किया, और क्यों नहीं फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जो जिस तरीके से उनका पीछा किया जा रहा था, क्यों नहीं जो लोग पीछा कर रहे थे उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई? क्या ये जानबूझ करके इंटेंशन के साथ हुआ है कि ध्यान भटकाने की कोशिश के रूप में इसे देखा जाए? कैसे देख रहे हैं आप इस घटना को? विपुल, इस घटना को मैं ऐसा देख रहा हूं कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में था अब तक, और बार बार ये सरकार पे दबाव पड़ रहा था कि आप एग्रेसिव हो, और ये करवट बदलता हुआ भारत है जो मुझे दिख रहा है। अभी आप राजनाथ सिंह को सुना रहे थे, कल मैं सुन रहा था कि खुद पर्रिकर ने, रक्षा मंत्री ने पहली बार बोला कि भारत का जितना विशाल रक्षा बजट है उसमें हमें चुप रहने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने खुद कोट किया कि पाकिस्तान की ओर से जो फायरिंग हुई है उसके जवाब में रात 12:30 बजे से, नए साल का स्वागत पाकिस्तान ने अगर ऐसे किया है और रात 12:30 बजे से उसने फायरिंग शुरू की है, तो उसके जवाब में भारतीय बीएसएफ ने 10,000 राउंड गोलियां चलाई हैं। और ये पहली बार हुआ है, आपको बताऊं मैं विपुल, कि भारतीय उच्चायुक्त को पाकिस्तान ने बुलाकर के सिर्फ ऐतराज जताया है। तो रिटेलिएशन का आपका मूड में आ गए हैं आप, और उस मूड का ही नतीजा है कि जो आपका कोस्टल गार्ड है, सेना है, उसमें एक एग्रेशन आया है नए तरीके का। आपको बताऊं कि इस शिप को 365 किलोमीटर दूर पोरबंदर से वहां घेरा गया, और वहां पर 1 घंटे तक आपस में रिटेलिएशन हुआ। 1 घंटे तक उस शिप से गोलियां चलती रही, और तब घेर करके उसे मजबूर किया गया कि यही तुम इसे ये करो। तो ये भारत के प्रभाव का या बदलते सैनिक मूड का नतीजा है कि रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि जवाब दो, उसने एक किया तुम दो, रक्षा ये गृह मंत्री भी बोलते हैं, और भारत सरकार इस काम में खड़ी दिखती है। दूसरी बात मैं बताऊं कि बहुत जोखिम भरा है कोस्टल एरिया जो भारत का है। दुनिया में तीसरा ऐसा देश है भारत जिसका कोस्टल एरिया सबसे व्यापक है। 46 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका है भारत के पास, जिसकी रक्षा करनी होती है कोस्टल गार्ड को। और लगातार अब तक, तब पिछली सरकारों में ये रोना रोया जाता रहा था कि कोस्टल गार्ड जो है संसाधन विपन्न है, उसके पास पुराने शिप हैं, वो औजार नहीं है, इतने बड़ा दायित्व है, उसको ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रही है। अगर वो कोस्टल गार्ड ये काउंटर करता है, घेरता है, और उसको विवश कर देता है कि खुद जला लो अपने शिप को, वो तुम्हारी भलाई में है, और ये बात पुख्ता होने के बाद कि वो विस्फोटक से भरा हुआ है, तो ये करवट बदलते हुए भारत की तस्वीर है। और इसको हम इस ढंग से ले सकते हैं, बॉर्डर पे जो रिटेलिएशन हो रहा है, 10,000 6 घंटे में 10,000 राउंड गोलियां चलनी अपने आप में बहुत बड़ी बात। और पाकिस्तान के पीछे खिसक जाना 2 दिन पहले भी हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान को इस बात पे ऐतराज हुआ था कि उसके ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि हमारे बीएसएफ के जवान मारे गए। तो ये स्थिति अगर भारत में आ रही है, तो इसको मैं इस रूप से देख रहा हूं कि रिटेलिएशन पावर बढ़ रहा है आपके अंदर, आप उस मूड में आ रहे हैं जिसमें आपको सॉफ्ट स्टेट के तौर पे पाकिस्तान नहीं ले सकता। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर अवधेश जी, एक चीज समझना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार घुसपैठ को लेकर के अलर्ट जो है वो जारी हो रहे हैं, ये भी कहा गया कि 10 से ज़्यादा आतंकी जो है वो नेपाल के रास्ते भारत में घुस गए हैं, और बड़ी संख्या में जो उनका ठिकाना है वो एनसीआर के गाजियाबाद में है, और जो घनी आबादी है वहाँ पर जो है तमाम आईबी और रॉ के लोग जो है सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही 2 आतंकी जो है उनको नोएडा से गिरफ्तार किया गया। क्या स्थिति आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि हम किसी बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं? ये कोई नई बात नहीं है। जो इस समय दुनिया में आतंकवाद का जो नया रूप उभरा है, उसके निशाने पर भारत भी है, क्योंकि जो ISIS से आप जानते हैं कि उसमें लड़ने के लिए जब भारतीय वहां भाग रहे हैं, भारत के लोग उसमें शामिल हैं, तो वो निशाना और उनका जो नक्शा है उसमें हमारे पश्चिम भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। अलकायदा ने तो बजाबता जवाहिरी ने घोषणा ही कर दिया है, दक्षिण एशिया के लिए एक अलग यूनिट बनाई है जिसका प्रमुख जो है भारतीय है, उसका नाम भी हमारे सामने आ गया है। पाकिस्तान ने इधर आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसके कारण जो वहां एक खिलाफ है, और खास करके जो भारत केंद्रित आतंकवाद है जो कि हमारे साइड में है, उसके खिलाफ उतनी कार्रवाई नहीं हो, लेकिन उनके अंदर भी ये भय है कि अब हमको उस प्रकार से शायद यहाँ खाद पानी जमीन नसीब नहीं हो।
तो वो किसी न किसी प्रकार से वो कहां जाएंगे लड़ाई लड़ने, जो उनके दिमाग में घुसा हुआ है। अब तो अफगानिस्तान में जाने की स्थिति पाकिस्तान ने रहने नहीं दी है, क्योंकि वो उन्हीं के लिए भस्मासुर साबित हो गया है। तो जो आप कह रहे हैं ना, तो ये भारत में पहले से उस रडार पर था, स्लीपर सेल्स पहले से पकड़े जा रहे थे। लेकिन जैसा इन्होंने कहा, उस सरकार बदलने के साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खास करके जो इंटेलिजेंस है और जो बीएसएफ सीमा की रक्षा करने वाली है, जो कोस्ट गार्ड है, जो सेना है, उसके अंदर थोड़ा नया उत्साह आया है। जैसे पिछले दिनों जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो फायरिंग हो रही थी, तो उधर से फायरिंग हुई, तो हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि उधर से पता चले कि कोई घुसने वाला है, उनको पहले ही मारो, उसकी सीमा में गोली चलाकर रोकने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के 4 सैनिक मारे गए, और जब उन्होंने सफेद झंडा दिखाया कि हम रोकना चाहते हैं, हम एक शॉ ले जाना चाहते हैं, तब भारत रुकी है। लेकिन जो आप बता रहे हैं, यह ऑपरेशन लंबे समय से चल रहा था, और अभी जो ये पकड़ाया है, ये जो 2 पकड़ाए हैं, खास करके सेक्टर 14 के वो पेट्रोल पंप से जिनकी बात आप कर रहे हैं, उनसे ये चला है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और एनसीआर में कई स्लीपर सेल बने हुए हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। और ये घटना 19 दिसंबर को ही है, आप आज की घटना नहीं है, लेकिन इसको खोला नहीं था। अभी पश्चिम बंगाल के एटीएस उनको ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है, यूपी वाले फिर लेने वाले हैं, दिल्ली वाले लेने वाले हैं, इसमें आईबी भी थी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड थी, इसमें रॉ थी। ये सारे ने पूछताछ करके जो है, और पता ये चला है कि बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते कई आतंकवादी हमारे देश में शामिल हुए हैं, वो आसपास छुपे हो सकते हैं। तो अब उनकी तलाशी चल रही है, कुछ भी हो सकता है उसमें। और जो ये खासकर जो मुंबई में पकड़ा गया है अंसारी, उसको भी दिल्ली लाए जाने की बात हो रही है, क्योंकि उसके पास से काफी ब्यौरा निकला है। वो अंसारी जो है वो आपको मल्टीनेशनल में काम कर रहा था। फिर वो जो 5 सिमी के भागे हुए भगोरे हैं, वो सब आखिर अगर कर्नाटक में विस्फोट करने के बाद कहां गए हैं, वो ये उनकी तलाश है। तो ये सब मिलकर तलाश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस समय हमारी जो एजेंसियां हैं वो सतर्क और चौकस हैं। लेकिन जिस ढंग से आपको गुजरात में एक ड्रिल को लेकर के, मैं ये हालांकि मानता हूं कि किसी एक समुदाय को डिपिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो मुसलमानों के अंदर भी जो आतंकवाद विरोधी लोग हैं, जो कि इससे घृणा करते हैं, उनके अंदर भी एक गुस्सा पैदा होता है कि देखो हमारे पूरे समुदाय को ये आतंकवादी बना रहा है। और आतंकवादियों को मौका मिलता है कि ऐसे लोगों को भड़काए कि देखो पुलिस तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है, और इस कारण उनको भी कुछ टेररिस्ट मिल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो ड्रिल पाकिस्तानी सीमा से घुस आए हुए लोगों के रेड अलर्ट के बाद थी, तो उस एरिया से कोई हिंदू और सिख तो आएगा नहीं। पाकिस्तान में जो मॉक ड्रिल होता है उसमें किसको दिखाया जाता है? फिर भी मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री ने वहां के माफी मांग ली है, उसका जांच हो गया है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो है, वो अगर हम भुला करके केवल इसलिए हमला करेंगे कि एक समुदाय को दिखाया गया, यद्यपि वो गलती है, लेकिन यह सच है कि चाहे आईएसआईएस के लड़ाको हो, चाहे सीमी के लड़ाके हो, चाहे इंडियन मुजाहिदीन हो, चाहे कोई भी हो, पिछले 15 वर्ष में नहीं, पिछले 15 वर्षों के अंदर आपको पूर्वोत्तर के और कुछ माओवादी हमलों को छोड़ दीजिए तो 99% आतंकवाद जो है वो जिहादी आतंकवाद जिसको आजकल कहते हैं, भले इस्लाम के लोग उसको जिहाद नहीं मानते हैं, लेकिन जो जिहादी आतंकवादी कहते हैं उन्हीं के द्वारा किया गया है, और उसमें एक समुदाय के लोग शामिल थे। मैं ये साफ कहता हूं कि भारत में अगर 1 लाख मुसलमान भी आतंकी हो जाए तो यह देश बचेगा नहीं। तो जाहिर है अगर भारत में इतने आतंकी मुसलमान नहीं हुए हैं तो आतंकवाद को उस प्रकार का समर्थन हमारे देश में नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि आतंकवाद के समर्थन करने वाले और उसमें शामिल होने वाले लोग हैं, कई बार ड्रिल में इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर खतरों से बचना है तो गुजरात पुलिस या देश भर की पुलिस पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि पुलिस के अंदर एक प्रकार का दुराग्रह है। तो जैसे उसका विरोध हुआ है वैसे ही देश का मुस्लिम समुदाय आतंकवादियों के विरुद्ध भी उसी प्रकार से तीखा विरोध करके अगर सड़क पर उतरता है तो निश्चित रूप से गुजरात की पुलिस भी झूठी साबित होगी, दूसरे जगह की पुलिस झूठी साबित होगी। और जैसे सिखों के बारे में एक समय आतंकवाद की धारणा थी, लेकिन सिख स्वयं सड़क पर उतरे, स्वयं अपनी बलिदान दिया और सिखों के बारे में धारणा बदली इस देश में, वैसे ही मुसलमानों के बारे में बदलेगी। किसी से करें, हम मैं पैनल बैठा हूं, ये उचित नहीं है। अपनी अपनी स्थिति है, आप सुरक्षा बल अपने तरीके से बिहेव करें, और इस देश में बहुत बड़ी तादाद है और ये देश सबका है और सब इसको महफूज रखने के नहीं। किस बात की से आपको समस्या हो? आप जो जिस बात की पैरवी कर रहे हैं कि मुस्लिम आगे पैरवी करे और मुखालफत करे, हर कोई कर रहा है। अगर आतंकवाद में शामिल नहीं है तो अपने तरीके से मुखालफत है।
चले दिलीप नहीं जी, नहीं, वो एक चीज- पब्लिक अवेयरनेस और उसका तरीका है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिससे आपको दिलीप जी, असहमति होनी और चाहिए। नहीं करना चाह रहा हूं जो गुजरात का सहमति नहीं, सुरक्षा बल की अपनी सीमाएं हैं आतंकवाद के मामले पर। किया गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने, वाकई ऐतराज का मसला था और इन माफी मांग संवेदनाओं ली के गई, साथ ही जीना चाहिए। उस पर माफी मांग ली गई कि उनका उद्देश्य जो है किसी वो की तो भावनाओं वो बात को आ गई है, ठेस मैंने पहुंचाना स्वयं उस नहीं बात था। को रखा है। बिल्कुल। दिलीप जी, सवाल एक और यहाँ पर निकल के आ रहा है। जो आतंकवादी घटनाएं होती थी अब तक जो है वो ज्यादातर हम देखते थे कि आउटसोर्स होती थी, बाहर से आते थे। अब तमाम ऐसे मामले आ रहे हैं, जैसे ट्विटर हैंडल एक अकाउंट पकड़ा गया, अंसारी के साथ जो पूछताछ चल रही है उसमें जो तमाम चीजें आ रही हैं, जो तमाम लोगों के बारे में ये खबर आ रही है कि ISIS में ज्वाइन करने के लिए भले ही उनकी संख्या 1, 2 हो, 4 हो, लेकिन सवाल ये कि आपको लग रहा है कि जो माइंड वॉश है वो किया जा रहा है यहाँ के लोगों का भी, और अपने घर के अंदर ही लोग तैयार करने की कोशिशें हो रही हैं? मैं आपको बताऊं, जो 40 आतंकवादी जो इनपुट्स हैं इंटेलिजेंस के, जो जहां पे फायरिंग लगातार संभा सेक्टर में हो रहा है, वहां 40 की संख्या में बताया जा रहा है कि आतंकवादी हैं जो वेट कर रहे हैं कि क्रॉस करें। आप सबको पता है कि 26 जनवरी को यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं, और उससे पहले एक कोई बड़ा हमला करने के फिराक में ये जो आतंकवादी संगठन है, जिसको कि पाकिस्तान के आर्मी के सर्वोच्च जो उनके अधिकारी हैं, उनका प्रोटेक्शन, उनका सपोर्ट, उनका तमाम चीजें उनको प्राप्त है, ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और उनकी संख्या जो है 40 से 50 अगर बताया जाए, 40 तो बताया जा रहा है, कंफर्म जो इनपुट्स हैं जो होम मिनिस्ट्री और जो इंटेलिजेंस सोर्सेज के हिसाब से जो है कि ये संख्या है जो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी भी तरह से वो भारत में घुसे, किसी भी रास्ते से वो भारत में घुसे जी। तो एक जो सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो आतंकवाद है, इसका जो ओरिजिन है वो भारत में नहीं है, ना इसको समर्थन भारत में है। हाँ, कुछ ऑपरेटिव्स जरूर भारत में हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह हर मुल्क के जो खुफिया एजेंसी ISI के बारे में जानते हैं तो किस तरह से वो काम करते हैं दूसरे मुल्कों में, यहाँ नेपाल में किस तरह से काम करता है, यहाँ पे बाकी जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वहां कैसे काम करते हैं, और भारत में उनके लिए काम करना कठिन ऐसा नहीं माना जा सकता है। और उसके लिए कोई एक कम्युनिटी ही उनके ISI के टारगेट बने उस पे हो, ऑपरेटिव्स हो, ये भी मानना उचित नहीं है। लेकिन आप जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित, ट्रेंड, वेल ट्रेंड जिन आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए तमाम फायरिंग हो रही है, तमाम जो कवायद है, उसके पीछे की रणनीति यह है कि 26 इस एक बड़े घटना, चूंकि राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति यहां आ रहे हैं उससे पहले, और ये जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिया गया है, ये गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट है, तो इसलिए जो मेरा मानना है कि ये पाकिस्तान समर्थित, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो इसको कहते हैं टेररिज्म जो है हिंदुस्तान में, वही है। इसको भारत में होम ग्रोन टेरर की तरह मैं बिल्कुल नहीं देखता हूं, और किसी भी तरह से मैं इसको नहीं, ना मैं देखता हूं, ना मैं मानता हूं, ना मैं समझता हूं कि हाँ, जो मैंने कहा कि ऑपरेटिव्स जिस तरह से ISI काम करता है, कई सारे मुल्कों में, भारत में भी काम करते हैं, तो उसमें अगर कोई ऑपरेटिव्स कहीं मिलता है तो कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। एक सवाल नहीं, लेकिन भारत में जो अभी जिसके बारे में इन्होंने चर्चा की, मेहदी विश्वास जो कि बेंगलुरु में पकड़ा गया, वो तो किसी का मेंबर भी नहीं था, लेकिन उसने अरबी ट्वीट्स का हिंदी में अनुवाद करके न जाने कितने को प्रेरित किया दुनिया भर में ISIS में शामिल होने के लिए। आप कह रहे हैं। दूसरी बात, होम ग्राउंड जो कि ISIS से प्रभावित होकर जो लड़के चाहे कल्याण से और मुंबई से जो भाग के वहां गए, या जो हैदराबाद में लड़के पकड़े गए, तो वो एक विचार के स्तर पर जो सपोर्ट भारत में खड़ा हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप विचार, मैं कह रहा हूं हो सकता है वो पैसे से प्रभावित हो, जो अन्य लोग प्रभावित होते हैं। उसमें पैसे तो अपना पैसा खर्च करके सब गए लड़ने। आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, ये जो जानकारी है ये कहीं ना कहीं से अभी जानकारी, पूरी जानकारी आ गई है। वो लड़का पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की पूरी सूचना आ गई है, जो लौट के आया है वहां से लड़ाई से, उसकी पूरी सूचना, उससे किसी ने संपर्क नहीं किया। पाकिस्तान कर क्या रहा है? अगर ऐसा नहीं, वो पाकिस्तान नहीं गया, इराक और सीरिया लड़ने जो जा रहे हैं उसमें ISI नहीं है। फिर पाकिस्तान को 40 आदमी भेजने की जरूरत नहीं होती, आतंकवादी भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पाकिस्तान प्रेरित के अलावा ISIS से प्रभावित और उसके विरोध करने वाली कम्युनिटी भी भारत में खड़ी हुई है। आप इसको साफ तौर से देखिए,
आपको क्या लगता है मैं बिना आधार के बोल रहा हूँ? बिल्कुल ये बात अगर नहीं, बिल्कुल आप गैर जिम्मेदारी के साथ कैसे आप बोल रहे आधार का हो? मतलब 12 अगर हैदराबाद एयरपोर्ट पर पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? गैर जिम्मेदाराना बात अरे भाई हैदराबाद एयरपोर्ट पर 12 लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? अरे क्या बात कर रहे हैं मैं आप? आप बिल्कुल सही कह रहे मैं बता रहा हूँ हमारे पास 12 लोग पकड़े गए, पुलिस ने उनको पकड़ा, क्या बात कर रहे हैं? और 5 लोग जब पकड़े नहीं, आप एक बार बताइए इराक से भी एक लौट के आया कि नहीं लौट आया? अरे आप जानकारी अपने आप आतंकवादी के खिलाफ होना। अरे भाई इस समय कह रहा हूं भारतीय होने का मतलब ही नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। भारतीय होने के अरे आप न्यूज को गलत बता रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं, आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब। आप जिस ढंग से पेश कर रहे हैं उसको मैं क्या पेश कर रहा हूँ? अगर मुंबई और कल्याण के छात्र गए कि नहीं गए? आप जिस गैर अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, बताइए ना। आपको बता रहा हूँ जिस गैर संवेदनशीलता के इसमें गैर संवेदनशीलता की क्या बात है? बिल्कुल गैर आप एक सेकंड, नहीं मुंबई और कल्याण से लड़के भाग के गए थे कि नहीं गए कहाँ गए थे? थे? अरे 5 गए थे ना? पकड़े गए नहीं पकड़े नहीं, एक वापस आया हो यहाँ से। बिल्कुल अरे कहाँ पकड़ा गया? आपको जानकारी नहीं है तो आप बीच में टोकते हैं, आपको जानकारी नहीं है। अवधेश जी मैं जो कह रहा हूं नहीं, ये तथ्य को गलत काट रहे हैं ना, विचार से काटे ना। ये बिल्कुल नहीं, ये बयान आपका पता है, मैं गैर जिम्मेदार आदमी हूँ। मैं आप है नहीं ये आप जिस ढंग से पेश कर रहे हो नहीं, वो बिल्कुल आपको जानकारी नहीं है, अनावश्यक बात कर रहे हैं। मैं बगैर तथ्य के कोई बात करता ही नहीं हूँ। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप विचार 12 लोग हैदराबाद, अरे भाई 12 लोग हैदराबाद हवाई अड्डे पर पकड़े गए थे कि नहीं पकड़े गए थे? नहीं, एक सेकंड, विपुल 12 लोग पकड़े गए थे कि नहीं हैदराबाद? पकड़े गए थे, तो उसको कैसे काट रहे हैं? पूरी बात तो सुनिए। और वहां से आईएसआईएस से घायल होकर लौट के आया है, वो भारत से भागा हुआ था कि नहीं था? तो ये फैक्ट को कैसे आप देख रहे हैं? भारतीय होना ही आतंकवादी नहीं, ये फैक्ट है, भारतीय का इसमें कोई प्रश्न नहीं है। आप किसी को धकेलिए मत किसी तरफ। अरे भैया ये धकेलने की क्या बात है? नहीं, ये कोई गैर जिम्मेदार नहीं है। आप उसको आप एक तथ्य को गलत साबित करते हैं, बात मान नहीं, ये ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल दिलीप जी कुछ आलोक जी, अवधेश जी, देखिए आप हिंदुस्तान में जो आतंक का इतिहास है उस इतिहास में अगर आप कहीं पे 26 से 11 तक आप झांक ले, पार्लियामेंट हमले जो हुए हैं इसमें ऐसा नहीं है कि भारत के लोग शामिल नहीं थे। बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं है। और भारत के लोगों का इस्तेमाल मैं उस विषय पर बात नहीं है। 12 लड़के हैदराबाद हवाई अड्डे पर पकड़े गए, कहे पकड़े ही नहीं गए। 5 लोग महाराष्ट्र से भागे, ये कह रहे हैं नहीं भागे, वहां से एक वापस आया। और ये उसको अलग तरीके से फैक्ट को कैसे काट देगा कोई? नहीं, आप बार-बार उसको काट रहे हैं। नहीं, फिर आप शब्द गलत प्रयोग कर रहे हैं। आप बिल्कुल गलत शब्द नहीं, ये गैर जिम्मेदार शब्द कैसे बोलेंगे? आलोक जी मुझे बोलने का मौका नहीं, बोलने का मौका, गैर जिम्मेदार शब्द कैसे बोलेंगे? ये गलत शब्द है। ये नहीं, बिल्कुल आप ये गैर जिम्मेदार शब्द कैसे प्रयोग करेंगे? भारतीयता को ताकीद कर रहे हैं। नहीं, कैसे ताकीद करें? आप भारतीय को बचाने वाले, हम लोग ताकीद करने वाले। नहीं, ऐसे बात नहीं होती है। इस प्रकार से बात नहीं होती कि आप गैर जिम्मेदार शब्द का प्रयोग करेंगे। मेरे सवाल को तो नहीं, ये गैर जिम्मेदार कैसे बोलेंगे? आपका सवाल कैसे है? ये बार-बार गैर जिम्मेदार, तो आप बंद कर दीजिए बात, अब बंद करिए बात। नहीं, ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। गैर जिम्मेदार कैसे बोलेंगे? ब्रेक के बाद भी इस गर्म बहस को कंटिन्यू करेंगे। गैर जिम्मेदार का आप अपना विचार छोटे से प्रकट ब्रेक। करिए। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं आज के दूसरे एजेंडे की। योजना आयोग अब इतिहास बन गया है। जी हाँ, योजना आयोग की जगह ली है नीति आयोग ने और अब इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, साथ ही साथ उपाध्यक्ष होंगे भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगारिया। पहले उपाध्यक्ष इसके बनाए गए हैं। क्या कुछ इसके मायने हैं, क्या कुछ परिवर्तन होगा? क्योंकि तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं अभी भी वहाँ पर उसका विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इससे राज्यों का हित वो सफ़र करेगा, उसमें दिक्कत आएगी। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दिलीप के सिंह मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। पहला सवाल दिलीप जी आपसे ही, जो ये परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, योजना आयोग इतिहास बन गया। आज़ादी के बाद से लगातार हम देख रहे थे योजना आयोग एक तरीके से हिस्सा बन चुका था हमारे सिस्टम का। अब किस तरीके से इस परिवर्तन को आप देख रहे हैं? नीति आयोग यही नाम दिया गया है। और अगर आप नीति आयोग की बात करें तो कई चीजें आपको, नीति जो है इट्स बेसिकली जो ये शॉर्ट फॉर्म है।
और इसका इस्तेमाल, इसका काम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो नाम दिया गया है, और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो मैंडेट है, इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, इसके अलावा फुल टाइम पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, सीईओ होंगे। लेकिन कुल मिला के जो बात कही जा रही है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेगा। अब तक जो विकास की दिशा और दशा थे उसको सुधारने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए योजना आयोग के जगह पे एक नए तरह का स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जा रहा है। और उसका पहली बार नववर्ष के समय में ये इसका एक स्ट्रक्चर, इसका जो आइडिया था, जो कंपोजिशन है, वो सामने आया है। जाहिर है कि जो लोग अलग अलग राजनीतिक सोच के लोग हैं, समझ भी अलग अलग है और उसको देखने का नजरिया भी अलग अलग होगा। 1950 में प्लानिंग कमीशन के 64 साल के बाद अगर इसको आज एक रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता किसी सरकार को महसूस होती है, उनको लगता है कि इससे बेहतर चीजें होंगी, तो हमें लगता है एक तो हमें उस पर नजर डालना चाहिए कि उसके स्ट्रक्चर है क्या, उसका असल में उसका क्या परिवर्तन, ऐसा क्या डायनामिक्स जो परिवर्तन हो रहा है जिससे कि वाकई इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगा। इसको अगर आप देखेंगे जी, तब उसमें आपको असल में चीजों का आप जायजा ले पाएंगे कि क्या है असल में, कैसे ये चीजें काम करेंगे। अब इसमें जो काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल है, जहां मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्रियों का से होगा, या जो तरीका है जिस युग में हम रह रहे हैं उस युग के साथ कैसे, पहले एक स्थिति था योजना आयोग के, अगर उसको देखें तो खास करके जो प्राइवेट जो पूंजी है, कैपिटल है, या जो पोटेंशियल है, उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था। और इसमें वो चीजें हैं, इसमें वो चीजों को, उन चीजों को भी लेवरेज करना है, उन चीजों का भी इस्तेमाल भारत के विकास के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करना है। तो मुझे लगता है कि कई चीजों को अभी तो असल में होता क्या है, संगठन जब इस तरह के जब इंस्टीट्यूशन बनते हैं तो अलग अलग विचारक जो लोग होते हैं, उनके दृष्टिकोण होते हैं, उसका जो विरोध जिसकी बात आप जिसका कर रहे थे, मुझे लगता है वो उसका नतीजा है, और कुछ सियासी अपने फायदे नुकसान का आकलन करके है। लेकिन बुनियादी तौर से भारत को भी नए युग में आरंभ करने के लिए, नए तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक ऐसे संस्था की आवश्यकता महसूस कई लोग कहते थे इस बात को। प्रधानमंत्री ने इसको किया है, इसका कंप्लीट स्वरूप एक स्ट्रक्चर जो है सामने में है जी। इसका काम काज कैसे होता है, असल में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है, एक है वर्ड्स, एक है स्पिरिट। मुझे लगता है स्पिरिट में अगर हम जाके काम करेंगे तो चीजें बेहतर हो सकती है। लेकिन जैसे स्पिरिट में है कि वी आर इक्वल्स, जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं वो बहुत सबके बराबर है, बहुत सारे स्पिरिट में लेटर्स में है, लेकिन स्पिरिट में नहीं है। जब स्पिरिट में नहीं है तो उसका नतीजा क्या है वो आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर स्पिरिट में वो चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगे तो चीजें वाकई मुझे लगता है बेहतर होने की गुंजाइश है। चलिए अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सिर्फ नाम बदला है, क्या आपको लगता है इससे कोई बड़ा परिवर्तन होगा, या आपको लगता है, और या फिर ये जो नीति आयोग बना है ये लंबे समय तक रहेगा, या फिर कोई नई सरकार आएगी अगर 5 साल बाद तो उसके बाद फिर से योजना आयोग का उदय होगा? इसे आप राजनीतिक मानते हैं या जरूरत मानते हैं? देखो विपुल, आप एक आर्थिक पत्रकार हो, आपको मालूम है कि पिछली सरकार ने ही एक कमेटी योजना आयोग के रूपांतरण के लिए बनाई थी छिब्बर की अध्यक्षता में, जिसने एक बड़ी रिपोर्ट दी थी, और उसमें इसको योजना आयोग की जगह पर इसको नियंत्रण आयोग नाम दे दिया था। संजोग से वो रिपोर्ट इस सरकार के आने के बाद आई है। उसमें था कि योजना आयोग में समय के अनुरूप कैसे बदलाव किया जाए, जो इसके पास खासकर कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पावर है, जिसके विरुद्ध राज्य आवाज उठा रहे थे कि भाई हम लोगों को थोड़ी तरलता चाहिए, बार बार मांग करनी पड़ती है, वो ताकत में कमी आनी चाहिए। तो वो एक डिटेल रिपोर्ट आई थी जिसमें इसको खारिज कर दिया गया था कि योजना आयोग आज के समय में कालबाह्य है। वो रिपोर्ट आज भले कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार के समय की ही बनाई हुई कमेटी थी, जिसको कि इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस कहा जाता है, IIO। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई पहली बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने उसको बदलने में अपने योजना के अनुसार शीघ्रता की है। उनके दिमाग में पहले से भी था। योजना आयोग की एक आध मीटिंग को उन्होंने अपने प्रदेश की कई बार कैंसिल भी कर दिया था, वो बात था। और उनके आने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था कि प्लानिंग कमीशन से जो एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पावर है, वो वित्त मंत्रालय में समाहित कर दिया था। अब जो नीति आयोग बना है, देखो इसमें एक समानता है।
ये समानता यह है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जो उपराज्यपाल है वो भी हैं, इसमें 2 थिंक टैंक के लोग होंगे, 2 और इस प्रकार से विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे, उनसे एक विचार विमर्श होगा समय समय पर। तो ये जो है केवल विचार विमर्श करके एक नीति के लिए मैं समझता हूं कि जैसे होता है ना, थॉट देने वाली संस्था हो गई है जिसको अब, लेकिन पावर जो होगा अंततः निर्णय लेने का वो अभी इसके पास नहीं आया है। लेकिन यहां मुख्यमंत्रियों को समानता का अधिकार है कोई डिसीजन करने में। तो ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जो दिलीप जी कह रहे हैं या जो स्वयं प्राइम मिनिस्टर ने कहा उसमें दिखता है, और इसमें कुछ विचार भी है। अगर आप आज उसका प्रेस लिस्ट देखेंगे योजना आयोग का, तो इसमें गांधी जी का विचार दिया है, इसमें अंबेडकर का विचार दिया है, इसमें तिरुवल्लुवर का विचार दिया है कि देश कैसे चलना चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो इसको एक वैचारिक रूप देने की भी कोशिश है कि हम नेहरू जी के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। अगर नेहरू जी का उस समय की सोच रही होगी तो गांधी जी की यह सोच थी, अंबेडकर की यह सोच थी, ये सारी चीजें उसमें डाली गई है। तो मैं समझता हूं कि यह एक शुरुआत है, समय के अनुसार हो सकता है कि इसमें कुछ संशोधन हो, लेकिन अब फिर से योजना आयोग कोई बनाएगा आकर के, इसकी संभावना मुझे नहीं दिखती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे, जानेंगे आखिर में क्या कुछ समानताएं हैं योजना आयोग और नीति आयोग में, और कैसे अलग है नीति आयोग योजना आयोग से। कौन जुड़ रहे हैं? घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शकील-उज़-ज़मान अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं। हम बात कर रहे थे योजना आयोग की जगह अब ले ली है नीति आयोग ने, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। आलोक जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि क्या कुछ समानताएं और क्या कुछ असमानताएं, कैसे नीति आयोग को योजना आयोग से आप अलग मानते हैं? ये तो मौलिक है जो लोगों ने बताया कि योजना आयोग का अंग्रेजी में अगर तर्जुमा करेंगे आप तो वो प्लानिंग कमीशन हो जाएगा, और नीति आयोग के लिए हिंदी में तर्जुमा कुछ नहीं है, मतलब नीति शब्द है, और जो कि नेशनल आप कह सकते हैं कि भारत को बदलने वाली एक संस्था इंस्टीट्यूशन है। तो पॉलिसी तो कह सकते हैं, नीति पॉलिसी, नीति को पॉलिसी आयोग नहीं कह सकते आप, ये समस्या है कि ऐसा कोई आयोग नहीं है। ये एक सिस्टम है जो कि बदलने के लिए आया है पूरी व्यवस्था को। इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है कि कोऑपरेटिव फेडरेशन की बात हुई है। कोऑपरेटिव जब आप बात करते हैं ना, तो वो बात होती है कि उसका मालिक कोई नहीं होता, वो सब हिस्सेदार ही होते हैं उसमें। और ये लगातार बड़े लंबे समय से ये बात चलती रही थी। गांधी जी ने भी कहा था कि कोऑपरेटिव हर गांव में पहुंचना चाहिए। तो इसको जो मैं रिपर्क्रेट होते हुए देखता हूं कि एक बार दिल्ली में जब आप बना दे रहे हैं इस ढंग का, और जिसमें कि सारे चीफ मिनिस्टर और आपके उपराज्यपाल जो केंद्र शासित प्रदेश के हैं उसके शेयर धारक हो गए हैं, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हो गए, बॉडी के मेंबर हो गए, जिनकी राय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप इसके उपाध्यक्ष जो अरविंद हैं बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी भी राय, उनकी सहमति से ही कुछ होगा। तो ऐसी स्थिति में देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये उतरने वाला है राज्य स्तर पे भी। आप जैसे इसकी नीति देख रहे हैं, राज्य स्तर बनेगा, सिटी देखेंगे, फिर जिला स्तर पर उतरेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप ऊपर से नीचे उतरते हुए दिख रहे हैं। और पंचायत लेवल पे जब पीटी के लेवल पे आप पहुंच जाएंगे तो ऐसी व्यवस्था संभव है जहां की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के जरिए उनकी विकास की बात हो पाए। और इसमें पहले योजना आयोग में, आप बिजनेस पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि फोटो कॉप होता था कि हर चीफ मिनिस्टर आता था, योजना आयोग के उपाध्यक्ष से मिलता था, और एक प्रेस रिलीज होती थी, तस्वीर साथ में कि आपको इतने पैसे मैंने दे दिए, जैसा लगता था कोई खैरात बट रहा है। अब वो स्थिति इसमें बदलती हुई दिख रही है। इसमें लग रहा है कि सम्मेलन है। अब इसमें ये नहीं कह सकते उस मीटिंग के बाद अखिलेश यादव कि पड़ोस के बीजेपी राज्य से उनको कम मिला है, क्योंकि समान हिस्सेदार हैं, और जितने शेयर होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं, कोऑपरेटिव में जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, इक्वल हिस्सेदार होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मतलब जो एक आशंका फेडरलिज्म की बात नहीं होती, जो आशंका जताई जा रही है कि राज्यों का हित मारा जाएगा, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बल्कि जो पहले स्थिति होती थी कि बार बार केंद्र से जो फंड की बात रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, एक तरीके से लोग कहते हैं कि बार बार जाना पड़ रहा है फिर भी फंड रिलीज नहीं हो रहा है, वो स्थितियां बेहतर होंगी पहले से। बिल्कुल, फेवरलिज्म मुझे नहीं लगता कोई फेवर आसानी से आप किसी को कर पाएंगे, क्योंकि जिस ढंग से आपने बनाया है इसको ना, तो उसमें
ये नहीं है कि बीजेपी राज्य में हम ज्यादा दे देंगे, वहां के चीफ मिनिस्टर खुश करके ज्यादा दे देंगे। कुल मिलाकर के आप ऐसी स्थिति तैयार कर रहे हैं जिसमें ये आलोचना उस मीटिंग के बाद ही कुछ होगा, निकल के आएगा, और उसका जो भी फैसला होगा उसके सब मालिक होंगे। चलिए, हमारे साथ शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब जुड़े हैं। अंसारी साहब, इस फैसले को कैसे आप देख रहे हैं? जिस तरीके से बदलाव किया गया है, योजना आयोग की तरह की जगह अब नीति आयोग का गठन किया गया है, तमाम उम्मीदें भी हैं, तमाम शंकाएं भी हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक सिस्टम काम कर रहा था, उसकी जगह एक नया सिस्टम लाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आशंकाएं होंगी। आप कैसे देख रहे हैं इसे? हम तो अभी ऐसे ही देख रहे हैं कि पुरानी बोतल में नई शराब है और कोई नई चीज तो कोई खास उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ना बोतल नहीं है, ना शराब नहीं है, पुरानी है। नहीं, मैंने आप स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे, मुझे लगता है कि नहीं, स्ट्रक्चर आप देखिए तो कोई नई चीज इसमें वो उन्होंने रख दिया है। क्या पहले स्टेट के चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं थे क्या? पहले तो नाम ही अलग है। आप नहीं, नाम को छोड़िए, नाम तो अलग, ए लिख दीजिए या जेड लिख दीजिए, नाम से कुछ होने को है नहीं। प्रैक्टिकल में क्या होना है, पहले भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर और स्टेट का जो स्ट्रक्चर है हिस्सेदारी था, और अभी क्या हो जाएगा ये तो सब सपनों में अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि सपनों में ये ऐसा हो जाएगा, और बाकी तो प्रैक्टिकल ये है कि देखिए, प्रैक्टिकल जो वर्किंग है उसके ऊपर डिपेंड करता था। इलेक्शन जो प्लानिंग कमीशन है वो एक देश की रूपरेखा और इतनी तरक्की का मापदंड तो बना ही है। आप एक दिन में नहीं कह सकते कंप्लीट फेलियर था, वो फेलियर नहीं। अब रहा कि नई चीजें एक्सपेरिमेंट में आनी कोई बुरी नहीं है, अच्छी चीज है कि नई एक्सपेरिमेंट में आया जाए, लेकिन जितनी उसकी तार आप खींच रहे हैं कि इतनी बड़ी, तो कोई ऐसा चीज उसमें दिख नहीं रहा है। फंड कहां से आप ले आएंगे? अरे पैसे आएंगे तब ने इक्वल शेयर होल्डर होंगे। उसमें भी प्लानिंग था, और प्लानिंग के मुताबिक स्टेट के पॉपुलेशन के बेस पर पैसे के बंटवारा का सिस्टम था। प्लानिंग कमीशन में जो केंद्र में सरकार होती थी वो निर्णय करता था किस स्टेट को कितना देना है। अगर उसमें सरकार, उसमें स्टेट की भूमिका क्या होती थी? नहीं, आज अगर आप एक ऐसे पूरे मापदंड से ये बताइए, जब किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को आप जन्म दे रहे हैं जहां पर कि आपकी राय भी उतनी अहमियत, हाँ, आप जो कह रहे हैं कि प्रैक्टिस क्या होगा वो देखना पड़ेगा, इसकी बात नहीं है। लेकिन मैं अगर इसके स्पिरिट में जाए, अगर स्पिरिट में, अभी तो स्पिरिट का ही बात कर सकते हैं क्योंकि अभी ये फंक्शनल भी नहीं है। जब तक ये फंक्शनल नहीं होता है तब तक सिर्फ उसका जो स्पिरिट है उसी पे आप बात कर सकते हैं। और स्पिरिट में जो है कम से कम ये तो है कि स्टेट हैज ए इक्वल, स्टेट यूटी दे ऑल हैव ए इक्वल वॉइस, शेयर ऑफ वॉइस, दे कैन रेज देयर वॉइस। कुछ मुझे बोलना भी है क्या? आप ही को बोलना है। अच्छा। लेकिन वो बोलना है जिसमें कि कुछ बात ऐसी चीजें हो जो लोगों को समझ में आए। आप बात लोगों को पूरी समझ में आ रही है। आप कह रहे हैं पुरानी बोतल पुरानी शराब, कुछ नहीं है, पुरानी बोतल है, नई शराब कह रहे हैं। वही आप उसको नई शराब को नशा कितना आएगा वो आप पहले से बखान कर रहे हैं, और कुछ है नहीं। नशा उसमें आएगा भी नहीं। उस बोतल के अंदर पानी भरी है कि शराब भरी है ये भी अभी पता नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो है, आप समझ रहे हैं कि योजना आयोग ऐसा इदारा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इच्छा अनुसार 100% वर्किंग थी। ऐसा नहीं है, सेंट्रल का तो आज भी ये भी इदारा उसी का है, नीति भी और प्लानिंग कमीशन भी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक मातहत इदारा है जिससे वर्किंग होगी। लेकिन वहां भी मापदंड थे, ऐसे नहीं थे कि किसी को कोई पैसा उठा के दे दे। आज भी वैसे होंगे। अगर रिलीफ के नाम पर किसी स्टेट को पैसे देने हैं तो अलग फंड है, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ कोर्स है, उसमें से पैसे दिए जा सकते हैं। किसी स्टेट को एडिशन है, जो आपका सिस्टम बना हुआ है कि वो प्लानिंग के लिए नॉर्थ ईस्ट के जोन के लिए अलग स्पेशल पैकेजेस है, जैसे आपके पैकेजेस हैं अभी। वो नहीं है ये सर। इसमें क्या है कि देश को कैसे आगे विकास करना है वो मॉडल ये संस्था तय करेगी। इसका नाम मॉडल पहले तो योजना आयोग भी करती थी ना। ना योजना आयोग की जो भूमिका देखिए, योजना आयोग ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। आज भी गांव में छोटे छोटे पुल पर भी पहली पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, वो समय की एक मांग थी। आज समय बदला है जिसमें राज्य ज्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं, और आपकी सरकार नहीं, मैंने पहले ही कहा, एक इसके लिए एक कमेटी बनाई थी जिसने इसको भंग करने का सुझाव दिया था। है कि उसकी रिपोर्ट इस सरकार को मिली है छिब्बर की अध्यक्षता में, उसमें बहुत डिटेल है कि इसको नहीं होना चाहिए। ये जो संस्था है विपुल, इसका नाम हम लोग भले नीति आयोग कह रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो मैं इसका नाम पढ़ रहा हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दिया गया है इसको अंग्रेजी में। भारत को बदलने वाला, मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दिया है, हिंदी में इसको नीति आयोग कहा है।
तो जो अंग्रेजी का इसका नाम है उससे थोड़ा ये ज्यादा स्पष्ट होता है कि इसकी भूमिका क्या होगी। प्लानिंग कमीशन के योगदान को कोई नकार नहीं सकता है। भारत में जब 1-1 रुपया हमारे पास नहीं था तब बचा बचा के उसने जो है देश का हमारा विकास किया, उस समय की मांग थी। आज बदलाव आया है, लेकिन इसको मैं पुरानी बोतल में नया शराब नहीं कह सकता हूं। चलिए फिलहाल अब बहुत बहुत शुक्रिया शकलुज्जमान अंसारी साहब इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। खैर, जब ये पूरी जो नीति आयोग बना है वो जब काम करना शुरू करेगा उसके बाद स्थितियां और साथ स्पष्ट हो पाएंगी कि किस तरीके से ये काम करेगा और क्या कुछ हिस्सेदारी राज्य को मिलती है या नहीं मिलती है। तो फिलहाल इस विलेज अभी ये आइडिया है। जी जो चलिए, बात शकील साहब से मैं एक बात से सहमत हूँ, ये फंक्शन कैसे कर सकता है इस पे तो सवाल वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन जो आत्मा है, जो चीजें हैं, जो स्पिरिट है, मैंने पहले ही कहा था लेटर स्पिरिट में, एक है लेटर जो अभी है, जो स्पिरिट होगा वो देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय हिंद टीवी। नमस्कार।